हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी। उसमें आज हमारा ये आखिरी सेगमेंट होगा। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, ज्योग्राफी कंप्लीट किया, पॉलिटी कंप्लीट किया, साइंस कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमी कंप्लीट किया और एनवायरमेंट कंप्लीट किया। और आज हम लोग करेंगे विविध वाले सेक्शन को कंप्लीट। और इसमें हम लोगों ने एक ही साथ कवर कर दिया है प्री 2023 से लेकर 2015, यानी कि जो हम लोग लगभग 8 से 9 साल की जो पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर रहे थे। वैसे हर सब्जेक्ट में तो मैंने अलग अलग किया कि 2023 के अलग, 2022 के अलग, 2018 के अलग, क्योंकि उसमें एवरेज 20 से 22-18 क्वेश्चन मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो विविध वाले सेक्शन है, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उसी समय के लिए, जिस समय ये पेपर हो रहे थे उसी समय के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो उनको मैंने हटा दिया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे, उनको मैंने एक साथ शामिल कर लिया। तो हम उसी को पढ़ेंगे लगातार सीरीज वाइज। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कंप्लीट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, वहां से आपको पेड पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। और पहला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है, एक तरफ कवियत्री लिखी हुई है, यानी कि जो रचनाएं लिखने वाली महिलाएं हैं, और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। कई बार ये मिलान करने के लिए पूछा गया है, इसीलिए इनको एक ही जगह पे लिख दिया। जैसे आप देखोगे दयाबाई की एक प्रसिद्ध पुस्तिका है, यानी कि विनय मल्लिका। क्या नाम है? विनय मल्लिका। सहजोबाई की बात करेंगे तो सहज प्रकाश इनका है। गंगाबाई की बात करेंगे तो गंगाबाई के पद। और सोन कुमारी की बात करेंगे तो स्वर्ण बेली की कविता। अब यहाँ पे जो प्रश्न आया था उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है या कौन सा सही मिलान नहीं है। तो ये तीनों तो सही मिलान थे, लेकिन सोन कुमारी के लिए कोई अदर ऑप्शन दिया हुआ था, यानी अदर कोई कविता लिखी हुई थी, जबकि इनकी सही कविता क्या है? स्वर्ण बेली की कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देखिए, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी रिपीट किया गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न रिपीटेड होते हैं। और यहाँ पर आपसे जो पूछा जाता है सिंपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 की बात करेंगे तो असमानता में कमी, यानी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बात की जाती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 की बात करेंगे तो जलवायु के प्रति कार्यवाही करने की, कि अगर हमें किसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे हमें निपटने के लिए जो भी समाधान करने हैं उस पर बात करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 की बात करेंगे तो जल के नीचे जीवन, यानी कि लाइफ इन वाटर, जो वाटर में रहने वाले जैसे समुद्र, गंगा नदी हो गई, या मतलब नदी हो गई, झील, तालाब, महासागर, इनमें जो हमें इक्वेटिक सिस्टम देखने को मिलता है, इकोसिस्टम, हम इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। जैसे सब प्रवाल हो गए, शैवाल हो गए, जीव जंतु हो गए, मछलियां हो गई, नेक्थस हो गए, बेंथोस हो गए, इन सभी के बारे में बात करते हैं। और एसडीजी 15 की बात करेंगे तो भूमि पर जीवन, यानी कि लाइफ ऑन लैंड, पहले पृथ्वी, मतलब पहले आपका जल और फिर उसके बाद भूमि पर। अब इसी के साथ आपको सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कवर कर लेना चाहिए। तो जरा एक एक करके आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पॉवर्टी से रिलेटेड हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे मतलब पॉवर्टी को समाप्त करना, गरीबी को। सेकंड है आपका हंगर से रिलेटेड, यानी भूख को समाप्त करने का। थर्ड आपका है आप किसका? गुड हेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ हमें प्राप्त होनी चाहिए। एसडीजी 4 आपका कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी एजुकेशन की बात करता है। और एसडीजी 5 कहता है लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। और उसके बाद एसडीजी 6 आपकी क्या बात करता है? स्वच्छ वाटर एंड स्वच्छता, यानी सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर की बात करेगा। फिर उसके बाद एसडीजी 7 जो होता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इट मीन्स कि अफोर्डेबल भी होनी चाहिए और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। क्लीन एनर्जी का मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। इसके बाद 8 की बात करेंगे तो 8 में आता है अच्छा काम और आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गुड वर्क की कंडीशन होती है। 9 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए, अर्थात कि इंडस्ट्रियल इनोवेशन भी होना चाहिए। 10 नंबर की बात करेंगे तो 10 हमने यहाँ पढ़ी लिया, असमानता में कमी करना। 11 नंबर की बात करेंगे अगर हम तो समावेशी शहरी और सामुदायिक विकास, यानी कैसे शहर होने चाहिए आपके? समावेशी होने चाहिए, इंक्लूसिव सिटीज होनी चाहिए जिसमें हर तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए और सतत विकास भी सुनिश्चित होना चाहिए। फिर उसी तरीके से अगर हम 12 की बात करेंगे तो 12 में आप देखोगे, 12 की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग करना और उत्पादन करना। कहने का मतलब हो गया कि आप इस तरीके से अपने सस्टेनेबल कंजम्पशन को बढ़ाइए कि आगे की पीढ़ी के लिए भी उतनी ही मात्रा में उत्पादन हो सके, उतनी ही मात्रा में आपका उपभोग भी हो सके। 13 की बात करेंगे तो जलवायु कार्रवाई, 14 की बात करेंगे तो जल के नीचे जीवन, 15 की बात करेंगे तो भूमि पर जीवन। और अगर हम एसडीजी 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो 16 में कहा गया है कि शांतिपूर्ण और सभी तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए, यानी शांतिपूर्वक तरीके से और सभी के लिए न्याय की पहुंच होनी चाहिए, सभी लोग तक न्याय पहुंचना चाहिए।
और 17 नंबर जो आपका कहता है वो कहता है कि ऊपर दिए गए 16 की 16 जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनको अचीव करने के लिए सामूहिक रूप से साझेदारी होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर सारे देश एक साथ मिलकर इसके लिए काम करेंगे। तो ये आपके 16 जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो आपको कवर कर लेना है, क्योंकि कई बार ये रिपीट हो चुका है, प्रश्न आरओ में भी आ चुका है। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया था निसार उपग्रह। निसार को अगर हम इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखते हैं NISAR, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी ये आपका इसरो का और नासा का संयुक्त मिशन है। क्या मैंने स्पेलिंग इसकी फुल फॉर्म की? N से हो गया नासा, I से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो एक तरीके से संयुक्त सैटेलाइट है, उपग्रह है जो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो इसमें इसरो और नासा दोनों इंक्लूड है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक, यानी यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया था फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालान जी, और इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। यानी जामनगर गुजरात में आपका एकमात्र ऐसा बायोडायवर्सिटी है यानी जैव विविधता क्षेत्र जो समुद्री जैव विविधता क्षेत्र के नाम से फेमस है, सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। अगला यहाँ पे प्रश्न है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसकी स्थापना दोस्तों 2019 में, सॉरी 2019 नहीं दोस्तों, ये तो बहुत नया हो जाएगा। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 1918 तक चला, और उसके बाद दुनिया के देश एकजुट होकर ये चाह रहे थे कि इस तरीके का दोबारा भयावह संघर्ष नहीं होना चाहिए, यानी दुनिया में एक सहयोगी वातावरण होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। और उसी समय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई और इंटरनेशनल लीग की भी स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय संघ की। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। ये भी बहुत फेमस पुस्तक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, यानी कि वैश्विक गरीबी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। इस पुस्तक के लेखक गुन्नार मेडल साहब हैं। नेक्स्ट आपका PM स्वनिधि योजना लक्षित वर्ग हेतु है। अब देखा जाए तो ये PM स्वनिधि जो योजना है ये सामान्यतः स्ट्रीट वेंडर के लिए है। स्ट्रीट वेंडर यानी जो फुटपाथ पे विक्रेता है, यानी कि जो फुटपाथ पे ठेले वगैरह लगाते हैं और रेडी पटरी जो अपने छोटे छोटे सामान बेचते हैं, कुछ इनकम करते हैं, उनके लिए सामान्यतः शुरू किया गया था। और जब आपका कोविड आया था तो कोविड-19 से निपटने के लिए, यानी जिस समय बेरोजगारी हो गई थी, बहुत सारे लोगों के रोजगार छूट गए थे, बहुत सारे रेडी पटरी पे रहने वाले लोगों का बिजनेस ठप हो गया था, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए इसमें लोन देने का प्रावधान किया, कि ऋण देने का, कि मिनिमम 10,000 रुपए इनको ऋण दिया जाएगा ताकि दोबारा अपने स्टार्टअप को शुरू कर सके, जो ठेले रेडी पटरी पे छोटे छोटे जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ताकि अपना भरण पोषण कर सकें। तो ये स्पेशली PM स्वनिधि योजना फुटपाथ विक्रेताओं के लिए थी। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको शुरू कब किया गया था, 2022, 2021, 2020, इन 3 ऑप्शन में से आपको कोई एक बताना है। अगला यहाँ पे एक प्रश्न है डॉल्फिन डे दिवस कब घोषित किया था? डॉल्फिन डे, क्योंकि डॉल्फिन को संरक्षण के लिए 5 अक्टूबर को जो है कि इसे डॉल्फिन डे दिवस घोषित किया था। और ध्यान देना कि ये जो डॉल्फिन है वो हमारे राष्ट्रीय नदी जलीय जीव तो घोषित किया ही गया है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने भी अपना नदी जलीय जीव इसे घोषित कर दिया है डॉल्फिन को। अगला प्रश्न यहाँ पे विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता, भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो UNSDSN अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, या इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। आपको बताते चले कि ये जो खुशहाली सूचकांक है इसको सबसे पहले भूटान ने जारी करने की बात की थी, यानी इसकी जो मापक है वो भूटान ने दिए थे, और विश्व में सबसे खुशहाल देश की श्रेणी में भूटान भी आता है। हालांकि भले इकोनॉमिक लेवल पे काफी पिछड़ा हो, लेकिन टॉप 20 के आसपास इसकी जो है कि रैंकिंग रहती है। अगला प्रश्न कुछ दिवस थे उनके मिलान के लिए, जैसे विश्व विरासत दिवस की बात करेंगे तो 18 अप्रैल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करेंगे तो 22 मई हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करेंगे तो 29 जुलाई हो गया, विश्व मिट्टी दिवस की बात करेंगे तो 5 दिसंबर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें अगर 29 जुलाई को, तो सबसे पहले इसके लिए एक सम्मेलन किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में किया गया था 2010 में, 29 जुलाई के दिन ही वहां पे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को आयोजित करने की बात की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है किसने ग्राम में नगरीकरण यानी कि रूरबेनाइजेशन का मतलब क्या होता है?
अगर आपको पता होगा इंग्लिश में कि रूरल मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि रूरल मतलब ग्रामीण होता है, और अर्बन का मतलब होता है आपका, अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो इन दोनों के मिश्रण को ही रूर्बेनाइजेशन कहा गया, यानी कि ग्राम्य नगरीकरण, यानी कि गांव में जब नगरीकरण की विशेषता देखने को मिलती है तो उसे ही कहा जाता है ग्राम्य नगरीकरण। और इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट जो था, ये विचार दिया गया था जीएस घुरिये साहब के द्वारा, जो बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। क्या है? सोशलिस्ट हैं, यानी समाजशास्त्री हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, जैसे रागमाला की बात करें। अच्छा ध्यान देना, ये जो किताबें हैं ना, ये वाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको 3 बार अलग अलग पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया है। मैंने एक ही जगह पर इसको मेंशन कर दिया, बार बार लिखने से बेहतर है हम एक ही जगह पे लिख दें। अब यहाँ पे देखिए, रागमाला के बारे में पूछा गया तो ये पुंडरीक विट्ठल साहब ने लिखी है। रस कौमुदी के बारे में बात करें तो इसको श्रीकंठ साहब ने लिखी है। राग विबोध के बारे में बात करेंगे तो इसको सोमनाथ ने लिखी है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में बात करेंगे तो इसको वेंकट रमन साहब ने लिखी है। अगला एक और प्रश्न पूछा गया था, याद होगा आपको 2022 के प्रीलिम्स में, वाटरशेड विकास परियोजना के तहत 2003 में हरियाली योजना शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा गया था 2022 के पीसीएस प्रीलिम्स में कि हरियाली योजना किससे संबंधित है। कुछ लोगों ने इसमें क्या लगाया कि पर्यावरण संरक्षण से है, लेकिन असल में इसको ग्रामीण आबादी को मतलब दिशा निर्देश देने की बात थी, या उनको जो है कि इस तरीके से एम्पावर करने के लिए बनाया गया था कि पानी का संरक्षण ग्रामीण स्तर पे भी किया जाए। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर पे, समाचार पत्रिकाएं हैं और उसके प्रकाशन स्थल की बात करेंगे। जैसे स्वदेश की बात करें तो गोरखपुर से निकलती है, भारत बंधु इसकी बात करेंगे तो हाथरस से है, सत्यवादी की बात करेंगे तो आगरा से, और शक्ति की बात करेंगे तो अल्मोड़ा से। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया था, अभी शायद 2 साल पहले दिया गया था, 2019-20 में या 2022 में, तो इसमें मिलान करने के लिए दे दिया गया था और शक्ति को क्या कर दिया, यूपी से बाहर कर दिया गया, यानी आंसर हो गया अल्मोड़ा था, क्योंकि असल में ये अल्मोड़ा से निकलती है, यूपी के किसी और जिले से नहीं, और ये यूपी स्पेशल प्रश्न था। और एक यह भी प्रश्न पूछा गया था, विविध में दे दिया गया कि भारत धर्म महामंडल ये जो संस्था ये कहाँ पे है, हरिद्वार में है। देव समाज कहाँ पे है, लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग कहाँ पे है, आगरा में है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ पे है, कलकत्ता में है। और इसी को लेकर लास्ट टाइम 2022 के प्रीलिम्स में इसी को लेकर जो है कि पूछा गया था कि ये कहाँ पे है, तो सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है कलकत्ता में है। बाकी तीनों के मिलान जो है कि सही थे, या आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इसको मिलान करने के लिए दिए गए थे क्रॉस करके कि कौन कौन से मिलान इस तरीके से सही होंगे। ठीक है, तो याद रख लेना, भारत धर्म कहाँ हो गया, हरिद्वार। देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। तो जरा इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, राधा स्वामी सत्संग आगरा का। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है किससे समझते हैं भाई। वाणी का मतलब सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की जो उपलब्धता की जा रही है, प्रदान की जा रही है, इसका संबंध प्रधानमंत्री वाणी योजना से है। अब जैसे सार्वजनिक स्थल पे क्या हो गया, रोड हो गई, ट्रैफिक सिस्टम हो गया, या फिर आपके रेलवे हो गए, जो स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट हो गए, ये सब पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस है जहां पर वाईफाई की उपलब्धता के बारे में प्रश्न बनाया गया है। भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ, ये मतलब कह सकते हो अंग्रेजों के जमाने का प्रश्न है, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1688 में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो मद्रास को ही नहीं किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक छोटा सा कस्बा था, या यूं कहें कि छोटा सा नगर, उसी को नगर निगम के तौर पे इसे स्टैब्लिश किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब किया गया था, 1688 में। अगला प्रश्न है सुगम्य भारत अभियान, ये किसके लिए भाई सुगम्य भारत अभियान, ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, जिनको स्पष्ट ये एक तरीके से कहा गया कि इनको पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर वगैरह पे या माउंटेनिंग करने के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या भारत के स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो नैरोबी में। ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सस्य वानिकी यानी कृषि वानिकी, तो ये आपका नैरोबी हो गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी कि वन को मैनेजमेंट करने वाला जो संस्थान है वो आपके भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात भारत के स्तर पे कृषि वानिकी संस्थान कहाँ पे है, झांसी में है। और झांसी में एक चारागाह करके भी संस्थान है भारत में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। और भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज है उनका सेंट्रलाइज जो संस्थान है वो आपके मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 21 नंबर की बात करेंगे तो बिब्लियोमेट्री क्या होता है दोस्तों। ये एक ऐसा छोटा सा टर्म्स था जो उस समय चर्चा में था 2017-18 में, और उस डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन मैंने इसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये आज भी रिलेवेंट है।
ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बिब्लियोमेट्री जो सूचना प्रबंधन उपकरण से संबंधित है। साथ ही साथ ये सीसेट के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीसेट की बात आ गई तो आपको अपडेट कर दूं कि अब हमारे यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ दिनों पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए चीज़ों को। उसमें मैंने यूपी पीसीएस मेंस 2012 से 17 तक का जो ऑब्जेक्टिव था उसे ही पढ़ने को कहा था। हालांकि उसकी पीडीएफ मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएगी, तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ वो मिल जाएगी 2012 से 17 तक की घटनाचक पब्लिकेशन की। साथ ही साथ सीसेट में अभी तक केवल हमने 2023 के पेपर को सॉल्व किया है, और अब हम उसके अदर पेपर जो 2020, 21, 22 इस तरीके से जो पीछे की ओर है, ये सारे पेपर भी हम करेंगे। मैंने डेली टारगेट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी थी, लेकिन अभी जो है कि बहुत सारे एस्पिरेंट के फोन आ रहे हैं कि सर अब डेली टारगेट से बेहतर है कि हम लोग बार बार रिवीजन करें अपनी चीज़ों को, तो इसीलिए अभी उसको होल्ड कर रखा है। और चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं भी उसको सीसेट को शुरू करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, क्योंकि आज ही आखिरी है, इसके बाद हम लोग सीसेट को कवर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है पुस्तकों के बारे में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लेखक कौन है, यानी कि टाइम के बारे में पूछ रहा है, समय की ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब एक ऐतिहासिक जो समय है उसके बारे में। तो ये स्टीफन हॉकिंस, जो कि विश्व के, इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान वैज्ञानिकों में काउंट किए जाते हैं। साथ ही साथ एक अगला देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये जो पुस्तक लिखी गई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किसके लिए लिखी गई है, तो ये संजय बारू के लिए, मतलब संजय बारू ने इस पुस्तक को लिखा है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो एकेडमी है वो आपके माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है, माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहाँ पर है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इनकी लोकेशन बनती है, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये त्रिभुज बनता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आगरा, यूपी का हिस्सा जो है कि इस तरीके से इधर इधर फैला हुआ है पूरा यूपी का हिस्सा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, और जब यहाँ से आप पश्चिम की ओर चलोगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा जयपुर। तो इसीलिए इसको कह दिया गया है क्या, ये एक तरीके से स्वर्ण त्रिभुज है जो आपके भारतीय पर्यटन के लिए है। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन रह गया है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत की जो जड़ें हैं, वो पुस्तक किसने लिखी है? W.A. फेयर सर्विस ने लिखी है। ये एक अलग तरीके का नाम है राइटर का, W.A. फेयर सर्विस ने। और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? करनाल हरियाणा में स्थित है। ये ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। और इसी के साथ हमारे मिसलेनियस के टॉपिक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, विविध वाले। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, मुझे पता था, इसीलिए जो है कि मैंने इसको आज ही इसको कंप्लीट कर दिया कि यूपी स्पेशल की आज भले क्लास ना आए, लेकिन इसे कंप्लीट कर दें, ताकि इसका भी अगले 2-3 दिन में हम मैराथन पोस्ट कर देंगे, और आप लोग मैराथन के माध्यम से भी इसकी तैयारी कर सकोगे। और अब आपको कल से या फिर परसों से सीसेट यूपी पीसीएस के पेपर को कराऊंगा मैं डेली, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो भी आते हैं। तो उसमें हम लोग और भी चीज़ों को समझेंगे, जैसे हिंदी को, कम्युनिकेशन स्किल को, रीजनिंग को, पैराग्राफ्स को, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।